हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग एंड हेयरिंग मैनेजमेंट, जिसमें आज का हमारा मेन टॉपिक है हेयरिंग एनाटॉमी, ईयर एनाटॉमी। ईयर क्या है? ईयर हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमें अपने एटमॉस्फेयर में के साथ संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि बिना हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम अपने एटमॉस्फेयर यानी अपने आसपास के वातावरण में सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे। हमारे 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रियों में हमारा एक ईयर भी यानी कान भी एक प्रकार का ज्ञानेंद्रिय है जो हमें साउंड के बारे में परिचय कराता है कि हमें जो साउंड जो सुनाई दे रही है एटमॉस्फेयर में वो कहाँ से सुनाई दे रही है। ये सुनना हमारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारा कान जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। जब व्यक्ति सुनेगा नहीं तो उसका स्पीच डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे बॉडी को बैलेंसिंग भी हमारा कान ही करता है। हमारे ईयर के द्वारा ही हमारी बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। हमारे शरीर भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन जो हमारे कान के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। उसमें सबसे मुख्य कान का बैलेंसिंग का हेयरिंग के साथ साथ बॉडी को बैलेंसिंग करने का भी कार्य होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज ईयर एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ईयर, कान हमारा एक मुख्य अंग है। आपके कान ध्वनियों का पता लगाते हैं, साउंड किधर से आ रही है, किस वे से आ रही है, सामने वाला व्यक्ति हमें क्या संदेश दे रहा है या क्या कहना चाहता है। इसकी नॉलेज हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रवण इंद्रियों के द्वारा ही मिल पाती है। हमारे जो कान होते हैं वो महत्वपूर्ण ऑर्गन है एटमॉस्फेयर से जो हम ध्वनि सुनते हैं उसके लिए, और एटमॉस्फेयर से अवगत कराने के लिए कि हमारे वातावरण में किस प्रकार की अलग अलग ध्वनियाँ हैं या सामने वाला व्यक्ति में किस प्रकार का बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। ये हमारे श्रवणेंद्रियों के द्वारा हो पाता है। हमारे शरीर में, आपके शरीर में दोनों ओर स्थित होते हैं हमारे ईयर, जो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का भी कार्य करते हैं। बॉडी को बैलेंसिंग कार्य करने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल जो हमारे ईयर में होती है वो हमारे बॉडी को बैलेंस करती है। दिस इज एक नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को कान का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है। सेमी सर्कुलर कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो मध्य ईयर में होती है और हमारे शरीर को बैलेंस करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं ईयर एनाटॉमी। हमारी कान की कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्टों का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले समझिए हमारे जो ईयर है वो मुख्यतः आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला है आपका आउटर ईयर जो कि विजिबल पार्ट है, हमें दिखता है। दूसरा हमारा है मिडिल ईयर और फिर हमारा है एक्सटर्नल ईयर। हमारा जो आउटर ईयर है वो एक विजिबल पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं। उसकी संरचना किस प्रकार की है? एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे कान के फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो विजुअली हमें दिखाई देता है। उसे हमें किसी माइक्रोस्कोप या किसी अन्य चीजों से हम देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि विजुअली वो चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति में ऐसी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जैसे उसके पिन्ना जो आउटर ईयर है उसमें भी कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो इसकी भी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसके भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहले तो हम पिन्ना के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, एनाटॉमी, बाद में फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी में पिन्ना के मुख्यतः 5 मेन भाग होते हैं। हमारे
आउटर ईयर में मेन दो पार्ट होते हैं, पिन्ना प्लस आपका ईयर कैनाल। जो ईयर कैनाल होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे पिन्ना कनेक्टेड होता है। पिन्ना आउटर ईयर से, आउटर ईयर का वह पार्ट है जो हमारे एटमॉस्फेयर से साउंड को कलेक्ट करता है। जब हमारे एटमॉस्फेयर से साउंड को कलेक्ट करके हमारे ईयर कैनाल में जब भेजा जाता है तो वो ईयर कैनाल ईयर ड्रम पे जाके वाइब्रेशन करता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि हमारे कान सुनने और संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये ध्वनियों को विद्युत रासायनिक आवेगों को रूपांतरित करके, यहाँ एक नंबर में ये सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन तरंगों को हम सुनते हैं या समझते हैं वो विद्युत तरंगे हमें कान में जाने के बाद ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। ये एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हमारे कान हमारे केवल साउंड को सुनने का ही कार्य नहीं करते बल्कि बॉडी को बैलेंस करने का भी कार्य करते। तो कान का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे शरीर को बैलेंस करता है? इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये एक नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह कभी कभी इस तरह से ये पूछ लेते हैं कि एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? इसमें एक यूनिट है। अब हम बात करेंगे, कान के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, बाहरी, मध्य और इनर ईयर। ठीक है, बाहरी भाग वो जो हमें दिखाई देता है विजुअली, जैसे कि पिन्ना और ईयर कैनाल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पिन्ना किस चीज का बना होता है, पिन्ने के कौन कौन से भाग होते हैं, इनके अलग अलग अब हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे, आप लोग यहाँ चित्र में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि पिन्ना का कौन सा भाग, उसका क्या नाम है। जैसे हम लोग पिन्ना का पहला भाग, इसमें पिन्ना जो बाहरी भाग जो विजुअल पार्ट होता है वो ध्वनि को कलेक्ट करने का काम करता है और हमारे ईयर कैनाल तक भेजता है। इसमें सबसे पहले कौन कौन से भाग होते हैं? हेलिक्स, जो हमारा सबसे आउटर ईयर का पहला जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना होता है उसे हेलिक्स बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा रिंग स्ट्रक्चर बना होता है उसे एंटी हेलिक्स बोलते हैं। बीच में जो स्पेस होता है हमारे कान के आउटर ईयर पिन्ना में, जो बीच में स्पेस होता है उसे हम कोनिका कहते हैं। उसके बाद जो हमारे कान के मध्य भाग, बाहरी पिन्ना के पास जो एक प्रोब जैसी संरचना होती है उसे हम ट्रैगस कहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड एंटी ट्रैगस होता है। कान के उस भाग को हम ल्यूब्यूल कहते हैं जिसमें हम कान की ईयरिंग को पहनते हैं। कान की ईयरिंग को जो व्यक्ति पहनते हैं जिसमें हम लोग, उसे हम ल्यूब्यूल कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को फिगर देख के काफी अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी कि पिन्ना के कौन कौन से भाग हैं और पिन्ना में उन सभी भागों का नाम क्या क्या है। आइए हम लोग अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के बाद। बाहरी कान की शारीरिक संरचना। अब बाहरी कान किस चीज का बना होता है? ऑरिकल, पिन्ना इसे कहा जाता है, और यह वह हिस्सा है जो हमें विजुअली दिखाई देता है। कान, बाहरी कान में जो त्वचा होती है, जो बाहरी कान की जो त्वचा होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। नेक्स्ट है हमारा बाहरी कान में जो ग्रंथियां होती हैं वो कान को मैल स्रावित करती हैं। यहाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे ईयर कैनाल की लंबाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। वो किस चीज की बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। और हमारे ईयर कैनाल में दो ऐसे, हम कह सकते हैं दो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सर्मेनियस और सेबेसियस ग्लैंड। सर्मेनियस और सेबेसियस ग्लैंड क्या करते हैं? हमारे वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब वैक्स हमारी कान से, जिसे हम साधारण भाषा में मैल कहते हैं, जब ये कान से प्रोड्यूस होता है तो ये जो बाहरी कान में जितने भी एटमॉस्फेयर में जितने भी कीटाणु हम कह सकते हैं या धूल मिट्टी, इनको कान के भीतरी भाग तक जाने नहीं देता। कान में जो हमारे वैक्स होती है, अगर किसी व्यक्ति में सर्मेनियस और सेबेसियस ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर की जितनी गंदगी है वो डायरेक्टली हमारे कान में घुस जाएगी
और हमारे कान को बहुत जल्दी डैमेज कर देगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो वैक्स है, या हम कह सकते हैं जैसे खोट कहते हैं, या साधारण भाषा में खोट कहते हैं, ये हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है। हमारे ऐसे पार्ट्स को धूल मिट्टी कण या किसी भी ऐसे अन यूजफुल चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है और हमारे कान का प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो दो ग्लैंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सर्बेनियस और सेबेसियस ग्लैंड। इसमें सर्बेनियस ग्लैंड जो होती है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है और सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है? वैक्स प्रोड्यूस करती है। तभी जो वैक्स होता है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। अगर जैसे कोई बंदा सो रहा है और उसके कान में अगर ये दोनों ग्लैंड्स नहीं वर्क करती, तो अगर उसको कोई कीड़ा अंदर उसके कान के जाएगा तो बहुत ईजिली चला जाए। लेकिन अगर उसके कान में ये दोनों ग्लैंड्स वर्क करती है और उसको वैक्स प्रोड्यूस होता है, तो वो कीड़ा वहीं बाहरी कान में चिपक करके अंदर मर जाएगा, हमारे भीतरी कान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे कान के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक नंबर में क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि सर्बेरियस और सेबेसियस ग्लैंड का क्या वर्क है और ये क्यों यूज होता है। आई थिंक इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। आप लोग फिगर्स में देख भी पा रहे होंगे इस सब चीजों को। ठीक है, कान के बाहरी भाग जो होता है उसका हम कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान के बाहरी भाग का स्ट्रक्चर कैसा है। कान के बाहरी भाग का स्ट्रक्चर फनल लाइक है, फनल लाइक कुप्पी जैसा। कभी कुछ देखा है आपने एग्जाम में? क्या हमारे कान का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुप्पी जैसा होता है, जो हम लोग तेल भरने वाली कुप्पी होती है ना, देखा? तो वो क्या करता है, डायरेक्टली हम कोई भी पानी डालते हैं तो डायरेक्टली वो सीधे नीचे जाता है। उसी तरह से ये भी फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जो एटमॉस्फेयर की जो साउंड्स है उसको डायरेक्टली कलेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं, बाहरी कान में कुप्पी के आकार की नली होती है जो कान के पर्दे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक होती है। हमारा बाहरी कान जो है उसका आखिरी पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ही है। उसके बाद हमारे मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। कान की प्राथमिक भूमिका ध्वनि को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है। हमारे बाहरी कान का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वो एटमॉस्फेयर से साउंड्स को कलेक्ट करे और उसके बाद उससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक भेजे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है बाहरी कान के मध्य कान से अलग करती है। हमारे मध्य कान और हमारा बाहरी कान की जो सीमा है उसे निर्धारित करती है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये के बाद वाला हिस्सा जो है वो हमारा मिडिल ईयर है और बाहरी हिस्सा जो है वो हमारा आउटर ईयर है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंपन जो होता है वो कंपन हमारे ऑसिकल्स बोन्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है हमारे इनर ईयर में। ये अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग एक्सटर्नल ईयर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लें। यहाँ पर हम लोगों ने बताया था कि हमारे जो कान के मध्य एक्सटर्नल ईयर है वो मुख्यतः दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आपका हुआ ईयर कैनाल, पिन्ना, दूसरा हुआ ईयर कैनाल। पिन्ना जो स्ट्रक्चर है फनल लाइक स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज का बना होता है, साउंड को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करता है। दूसरा हमारा होता है ईयर कैनाल। ईयर कैनाल की लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर और इसमें दो मुख्य ग्लैंड्स होती हैं, सर्मिनियस एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके ईयर का। अगर हमारे कान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद हमारे नेक्स्ट आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो हमारी मिडिल ईयर और आउटर ईयर को डिवाइड करती है। जब हम फनल लाइक स्ट्रक्चर से पिन्ना से जो साउंड्स को कलेक्ट किया जाता है वो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाता है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है, उसे वाइब्रेशन के थ्रू ऑसिकल बोन्स तक जो कि मिडिल ईयर में जाता है। कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके मिडिल ईयर में क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है कि हवा भरी होती है? आप बता सकते हो? हमारे मिडिल ईयर में केवल एयर होती है, हवा। अब हम नीचे नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट मध्यकर यानी मिडिल ईयर। हमारे मध्यकर जो है वो स्टिका चेन ट्यूब मध्यकर में ही होती है। स्टिका चेन ट्यूब क्यों होती है?
जो स्टिका चेन ट्यूब होती है वो हमारी मध्य कण को हमारी नीजल कैविटी से डायरेक्टली जोड़ती है, ये कह सकते हैं हम नेजोफैरिंग्स, यानी नेजोफैरिंग्स के थ्रू हमारी स्टिका चेन ट्यूब हमारे मिडिल ईयर को जोड़ती है। एक गुफा जैसी संरचना होती है। स्टिका चेन नाक को ईएनटी ट्यूब भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि यह कान और नाक, मैंने अभी आपको बताया ना कि मध्य कण को गले से जोड़ती है स्टिका चेन ट्यूब। उसके बाद यह मध्य कण वातावरण में अचानक हवा में दबाव बनाती है। जब हम लोगों ने पिन्ना के थ्रू जो साउंड को कलेक्ट किया वो हमारे मिडिल ईयर में गया और वो हमारे हवा को में उसमें दबाव बनाती है कि हमें उस साउंड को हमारे इनर ईयर तक कितना पहुंचाना है। क्या कभी आपने सोचा है कि बहुत तेज बम फूटता है तो हमारे कान डैमेज क्यों नहीं होते? इसका मुख्य कारण है हमारे आउटर ईयर से जितनी भी साउंड जाती है कलेक्ट होकर के मिडिल ईयर में उसके इंटेंसिटी को कम कर दिया जाता है। मिडिल ईयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है साउंड की इंटेंसिटी को कम करने में। साउंड को क्या करता है, उसको हमें उतना ही भेजता है जितना हमारा कान सहन कर सकते, हमारा बाहरी आंतरिक कान इफेक्ट ना हो, उसके कार्य इफेक्ट ना हो, डैमेज ना हो। तो मिडिल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी को कम करने में, हमें सुनने योग्य बनाने में उस साउंड को, क्योंकि हमारा पिन्ना तो बहुत सारे साउंड्स को कलेक्ट कर लेता है, चाहे वो तेज हो, धीमी हो, बहुत ज़्यादा, तो उन्हें हमें सुनने योग्य साउंड को बना करके हमें उतना ही डेंसिटी की हम कह सकते हैं उतने ही डीबी का साउंड हमारे इनर ईयर में ट्रांसमिट करता है जितना हमारा इनर ईयर और ब्रेन एक्सेप्ट कर सके, उसे सुन सके। वो इसीलिए हमारे इनर ईयर डैमेज नहीं हो पाते, प्रोटेक्ट रहते हैं हमारे मिडिल ईयर के कारण। ठीक है, अगर अचानक किसी विस्फोट या धमाके से हमारे कान के पर्दे से टकराए या फटता नहीं, क्योंकि इसमें जबरदस्त ईएनटी ट्यूब होती है, उसे ही हम स्टिका चेन ट्यूब कहते हैं। जो स्टिका चेन ट्यूब होती है वो इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो साउंड की इंटेंसिटी को, दबाव को कम कर देता है और हमें सुनने योग्य साउंड को भेजता है। जैसा कि आपने यहाँ स्ट्रक्चर में देखा होगा, ये हमारा आउटर ईयर का पार्ट है, ये हमारा ईयर कैनाल है जहां से साउंड को कलेक्ट करके भेजा जाता है। इसीलिए यहाँ दो ग्लैंड्स होती हैं, आपका सर्मेनियस और सेबेसियस ग्लैंड, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर का पार्ट आप लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, यहाँ पर इस फिगर से आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ये देखिए मिडिल ईयर का ये जो पार्ट है, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप लोग को नजर आ रही होगी। उसके बाद हमारे ऑस्कल्स बोन है। मिडिल ईयर में क्या भरा होता है, लिक्विड या आपका एयर। मिडिल ईयर में एयर भरी होती है, लेकिन कभी कभी जब देखा है आप लोगों ने, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम सबको हो जाता है, तो क्या होता है मिडिल ईयर में फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड यानी जिसे हम लोग नाक कहते हैं साधारण भाषा में, वो इन्फ्लेमेशन के द्वारा कान की हमारे गले से इन्फेक्शन के कारण हमारे मिडिल ईयर में जाके इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण कभी कभी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम टाइम टू टाइम होते हैं, अक्सर हो जाते हैं, उनके कान बहने की कंडीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि मिडिल ईयर में वो उनके नोज के थ्रू ना निकल करके उनके कान में इकट्ठा हो जाता है और फ्लूइड के रूप में बाहर निकलता है। इसीलिए हमारी क्या होती है, जो मिडिल ईयर की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है और फ्लूइड को बाहर निकाल देती है। इसीलिए हमेशा हमें जब भी सर्दी जुकाम हो तो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि हमारे मिडिल ईयर और इनर ईयर में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ज़्यादा जोर ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ईयर ड्रम है, यहाँ पे ऑसिकल्स बोन है, मैलियस, इनकस और स्टेपस। ये जो ऑसिकल्स बोन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बोन्स, किसी ऑसिकल्स बोन जो है वो तीनों बोन को कॉम्बिनेशन है, उसमें 3 अलग अलग बोन्स एक दूसरे से आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हवा का दबाव पड़ता है, वाइब्रेशन डायरेक्टली आपके ऑसिकल बोन पे पड़ता है, और वो ऑसिकल बोन्स में जब कंपन होती है तो हमारे कंपन को साउंड को कंपन को हम डायरेक्ट इनर ईयर में ट्रांसमिट करता है,
जिससे कोक्लिया, हमारे इनर ईयर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोक्लिया, जिसका स्ट्रक्चर होता है स्नैल शेप्ड, वो क्या करता है, साउंड को सुनकर के हमें ब्रेन तक मैसेज करता है। ठीक, यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोग डीपली देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्कल्स बोन है, उसके बाद हमारा ये कोक्लिया है जो स्नैल शेप्ड स्ट्रक्चर का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑडिटरी नर्व जो हमारे मिडिल ईयर के साथ साथ हमारा इंटरनल ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईयर जहाँ एंड होता है उसके बाद हमारा इंटरनल ईयर जो साउंड को कलेक्ट करता है वो कोक्लिया के द्वारा ट्रांसमिट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। इसके लिए हमारा कौन सा काम करता है मेन पार्ट? ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व जैसा कि नाम से ही आप पढ़ सकते हो, ऑडिटरी माने सुनना, नर्व माने नस, तंत्रिका, वो क्या करती है हमारे साउंड को सुन करके हमारे ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसमिट करती है। हमारे इनर ईयर में 8 क्रेनियल नर्व्स भी होती हैं जो अलग अलग चीजों से हमें कनेक्ट करती है, ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है। आई थिंक आप लोगों ने मध्य कर्ण के बारे में काफी अच्छे से समझा होगा। अब हम बात कर लेते हैं मध्य कर्ण की कौन कौन सी संरचना है, इसमें क्या क्या है पार्ट। मध्य कर्ण में सबसे बड़ा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक हवा सा भरा कक्ष होता है। अब समझ लीजिए मिडिल ईयर का इतना बड़ा एक समझिए चैम्बर है एक तरह से छोटा सा, उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की हवा को बाहर नहीं जाने देती। मिडिल ईयर में जो हवा भरी रहती है उसमें बोन्स, ऑस्टियस बोन्स में आपस में कंपन होता है और कंपन ट्रांसमिट किया जाता है आपका इनर ईयर में। इस कक्ष में 3 मेन हड्डियां होती हैं जिन्हें हम ऑसिकल्स कहते हैं। इन तीनों बोन्स के जो कॉम्बिनेशन को हम ऑसिकल्स कहेंगे। ये हड्डियां कान के पर्दे को आंतरिक कान तक जोड़ती हैं। सबसे पहले हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमारे एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को जोड़ता है। उसके बाद जो ऑसिकल्स बोन होती है वो हमारे मिडिल ईयर को और इंटरनल ईयर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, कान की सबसे छोटी हड्डी कैसी होती है? कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है और हमारी जो मैलियस है उसका आकार कैसा होता है? हथौड़े जैसा। इनकस का आकार और स्टेपिस इनकस का आकार एंगल शेप्ड होता है। मध्य कान की ध्वनि को बढ़ाने का काम करता है और मध्य कान आंतरिक कानों के विकारों के कई समान लक्षण हैं। कभी कभी जो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत आपके मध्य कर्ण में भी सेम होते हैं और एक्सटर्नल ईयर में भी सेम होते हैं। मध्य कर्ण के विकार, आंतरिक कार्य के विकार लगभग एक दूसरे जैसे ही होते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य कर्ण में एक सक्रिय नली होती है जिसमें संकुचन होता है और ऊपर नीचे के कक्ष में विभाजित होती है जिन्हें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक नीचे और ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एपिटिम्पैनिक होता है। इसमें हमारे मध्य कर्ण में 6 वॉल्स भी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन से 6 वॉल होती हैं? इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, ये 6 वॉल्स होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी एक तरह का 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि मिडिल ईयर में जो वॉल्स 6 वॉल्स होती हैं उनका क्या नाम होता है। इसमें हम बात करें स्टिका चेन ट्यूब जो होती है वो मध्य कर्ण को नेजोफैरिंक्स से जोड़ती है। मैंने आपको बताया था कि अभी हमारी जो स्टिका चेन ट्यूब है वो मध्य कर्ण को हमारे नेजोफैरिंक्स से जोड़ती है, यानी नाक के थ्रू जोड़ती है। इसमें एक हड्डी होती है और आंतरिक कान को ओटिक कैप्सूल कहते हैं। इसमें 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें फेंस्ट्रा कहते हैं और एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अब हम बात करेंगे श्रवण अस्थियां कौन कौन सी हैं। श्रवण अस्थियां मध्य कान की संरचना में मध्य कान की संरचना में मध्य कान के आसपास की संरचना को हम मध्य कान जो गुहा होती है उसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, जैसे हम ऑस्कल्स बोन कहते हैं, जिन पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आंतरिक संरचना होती है।
इनमें कुछ लिगामेंट्स भी होते हैं हमारे मध्यकर्ण में। लिगामेंट मैलियस के सिर को एपिटिम्पैनिक की दीवार से जोड़ते हैं, और एक छोटा सा लिगामेंट होता है जो इनकस को क्रॉस में एक गड्ढे के में स्थिर रखता है, जिसे कहा जाता है हैफोशा। हैफोशा, ठीक है। और इनक्यूडियस गुहा पिछली दीवार पर होता है। मैंने अभी यहाँ 6 तरह के वॉल्स के बारे में अधिक बताया आपको कि हमारे जो मध्यकर्ण में 6 अलग अलग वॉल्स होती हैं, ठीक है। इनकस की लंबाई प्रक्रिया अपने अंत तक जुड़ी होती है, और इसमें एक छोटी हड्डीदार गांठ होती है जिसे स्टेपेस के सिरे के साथ ढीला लिगामेंट बना होता है। स्टेपेस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जिसकी लंबाई लगभग 3 mm होती है। इंच में हम इसे 0.1 कह सकते हैं। इसका वजन मुश्किल से 3 मिलीग्राम ही होता है। यह लगभग 36 आकार की होती है। इनकस की प्रक्रिया, इनकस जो है वो हमारे समकोण में स्थित होती है। इसके आधार पे फुट प्लेट होता है जो अंडाकार होता है और खिड़की से अच्छी तरह से फिट बैठता है। और इसमें जो लिगामेंट्स, ये चारों तरफ से क्या है, हमारी तीनों हड्डियां चारों तरफ से लिगामेंट से घिरी होती हैं। तीनों हड्डियां चारों तरफ से लिगामेंट से घिरी होती है। मांसपेशियां, मध्यकांड में 2 छोटी मांसपेशियां स्थित होती हैं। लंबी मांसपेशियों को मध्यकांड कहा जाता है, जैसे टेंसर टिम्पैनिक मसल्स और स्टिका चेन के ठीक ट्यूब के खुलने और ठीक ऊपर बोनी होती है। यानी हमारे 2 प्रकार के मसल्स इसमें होते हैं, टेंसर टिम्पैनिक मसल और बोनी मसल्स, ठीक है। इसमें मसल्स जो होते हैं टेंसन मैलियस के हैंडल के ऊपर जुड़ा होता है। जब संकुचन होता है तो टेंसर टिम्पैनिक मसल्स जो है वो अंदर की ओर इसे खींचता है और इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तनाव को बनाए रखता है। अगर हमारे टेंसर टिम्पैनिक मसल्स को, अगर हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तनाव ना बना रहे तो वो लचीला हो जाएगा और हमें साउंड ठीक से सुनाई नहीं देगा। अब हम यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन सी तंत्रिकाएं होती है इसमें। 7वीं कपाल यानी 7 क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, जिसे कहा जाता है, वो हमारे चेहरे की तंत्रिका और मस्तिष्क की स्टेपिस का अभिन्न अंग है। मांसपेशियों को जाने के रास्ते से टेम्पोरल बोन्स जो है हमारी, वो चेहरे के आसपास नलिकाओं के मध्य स्थित होती हैं, और काफी हद तक एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण शाखा चेहरे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए हमारे जो 7 क्रेनियल नर्व से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के माध्यम से चीजों को सुन पाते हैं। जैसे हम लोग हंसते हैं तो ये प्रक्रिया भी बिना किसी हम कह सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के नहीं होती है। इसके लिए भी हमारे क्रेनियल नर्व्स वर्क करती हैं। हंसने के लिए, आंसू प्रोड्यूस करने के लिए, आंखों से जब आंसू आते हैं तो इसके लिए भी हमारी क्रेनियल नर्व्स ही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे 7th क्रेनियल नर्व्स, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अभी अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण शाखा होती है जो चेहरे के तंत्रिकाओं को, अभिव्यक्ति या मांसपेशियों को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसमें टिम्पैनिक तंत्रिका एक नहर मध्य कान की गुहा से निकलती है और झिल्ली के पास टेंसा की आंतरिक सतह को आगे की ओर बढ़ाती है। मैलियस हैंडल और इनकस की लंबाई के बीच से गुजरती है। चूंकि यह केवल एक बिंदु नहीं है, बल्कि आप टिम्पैनिक जो है वो श्लेष्म झिल्ली होती है, एक पतली सी झिल्ली है जो हम कह सकते हैं कि चिपचिपी होती है, जो आगे हमारे मिडिल ईयर में जो भी चीजें हैं वो हमारे इनर ईयर तक जाने नहीं देती हैं। जो भी मतलब अवशेष बच जाते हैं, जो खराब चीजें होती है, जैसे मैंने कहा नहीं, मिडिल ईयर में सर्दी जुकाम हमें हो जाता है तो मिडिल ईयर में लिक्विड भर जाता है, हमारे कान बहने लगते हैं। उन चीजों को हमारे इनर ईयर तक नहीं पहुंचने देता और प्रोटेक्ट करता है। आई थिंक इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसका तंतुओं का जो पार्ट होता है वो हमारे जीभ के आगे के 3 भाग को मतलब होल्ड डाउन करता है, मतलब ऑपरेट करता है। जैसे लार निकालना, जीभ का मूवमेंट किस तरह से करना है, ये हमारे स्वाद इंद्रियां, संवेदनी, ये हमारे जीभ को भी प्रोटेक्ट करता है। हमें जो क्रेनियल नर्व्स हैं
जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्रेनियल नर्व्स है, आंसू निकालना, हंसना, इन सब की मसल्स को कंट्रोल करता है, जीभ के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर हमारे किसी कारणवश हमारे क्रेनियल नर्व्स में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो जब एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी तो ये सब जो प्रोसेस है, मतलब एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, जीभ का मूवमेंट रुक जाएगा, आपका बंदा हंस नहीं पाएगा, उसका ठीक से मसल्स वर्क नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर ये स्टिका चेन ट्यूब। स्टिका चेन ट्यूब जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 31 to 38 mm। अगर हम इसको इंच में पूछते हैं तो 1.2 से 1.5 इंच के करीब होती है। ये हमारे नेजोफेरिंक्स तक नीचे और अंदर की ओर जाती है। स्टिका चेन जो ट्यूब होती है वो हमारे नेजोफेरिंक्स को, हमारे मिडिल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। कभी कभी देखा है, जैसे हम लोग ना साउंड बोलते हैं तो हमारे क्या नेजोफेरिंक्स, इसे हम क्या नेजल साउंड्स कहते हैं। तो हमारे जो मिडिल ईयर में जो हवा है वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी ट्रांसमिट होती है ना। तो इसी को हम नेजोफेरिंक्स से कनेक्टेड मानते हैं। इसीलिए जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे कान जब क्या हो, उसमें मिडिल ईयर में लिक्विड भर जाता है। नाक के मध्य और पीछे उससे जुड़ा हुआ आपका सॉफ्ट पैलेट है, नरम तालु, ठीक है, के ऊपर है। इसके ऊपरी सिरे पे हमारे ट्यूब जो होती है वो बहुत थोड़ी सी पतली हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और हड्डियों से घिरी हुई है। ग्रष्टि में के आसपास चौड़ी हो जाती है और कार्टिलेजिनस की बन जाती है। इसका शीर्ष अस्तर इस पर चढ़ा होता है जो मध्य कान के साथ निरंतर सीसलिया से ढका रहता है। और बाल भी होते हैं, हमारे नाक में कुछ ऐसे बाल भी होते हैं जो मतलब हम कह सकते हैं फालतू की चीजों को अंदर नहीं जाने देते हैं। स्टिका चेन ट्यूब मध्य कान को हवादार करने और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से वायु के दबाव को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारा ट्यूब जो स्टिका चेन ट्यूब है आराम के समय बंद रहती है, निगलने के समय खुल जाती है। जब हम कुछ खाते हैं तो वो खुल जाती है, लेकिन ऐसे समय वो बंद रहती है। कभी कभी देखा है कि जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें कभी कभी सरकना जिसे कहते हैं, हुचकियाँ आती है, तो हमें क्या हमारे नाक में खाना पहुंच जाता है। तो ये इसी कारण होता है, जब स्टिका चेन ट्यूब क्या होती है, हम जब खाना खाते हैं तो वो खुल जाती है और ऐसे हमेशा बंद रहती है। अब हम यहाँ बात करेंगे अपने आंतरिक कार्य के, कान के बारे में। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हमारे कान का सबसे महत्वपूर्ण हम पार्ट कह सकते हैं, जो सुनने का, सच में सुनने का कार्य करता है, उसे हम इनर ईयर यानी आंतरिक कान कहते हैं। आंतरिक कान क्या होता है? आंतरिक इनर ईयर में आपकी श्रवण प्रणाली सबसे भीतरी हिस्सा है यह श्रवण प्रणाली का। इसमें वेस्टिबुलर तंत्र का घर है, इसमें कोक्लिया होता है। कोक्लिया सबसे एक हेयरिंग ऑर्गन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुनने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण ऑर्गन है तो वो है आपका अपना कोक्लिया, जो हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होता है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो बंदे का सुनने का प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। यह अर्धवृत्ताकार नलिका होती है, इसे ओटोलिथल अंग भी कहते हैं। ओटोलिथल अंग मतलब सुनने का, और यह आपको संतुलन बनाने में भी मदद करती है। आंतरिक कान का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, यह सुनने और संतुलन बनाने का भी कार्य करता है। आंतरिक कान में लैब्रिंथ भी होते हैं और शाखाओं की संरचना भी होती है। जो हमारे हेयरिंग सेल्स होते हैं वो हमारे इनर ईयर में ही प्रेजेंट होते हैं। कितने राउंड्स में हमारे हेयरिंग सेल्स होते हैं? 2 राउंड्स में। अब आंतरिक कान को मुख्य हमारे 2 भागों में बांटा गया। पहला कोक्लिया, यह सुनने वाला भाग होता है और घोंके की तरह इसकी संरचना होती है। इसमें 2 प्रकार के तरल पदार्थ भरे होते हैं और अर्धवृत्ताकार नलिका होती है, यह संतुलन बनाने का कार्य करती है। आंतरिक कान में होने वाली कौन कौन सी और संरचना? आंतरिक कान में मौजूद पट्टियां जो होती हैं हमारे, वो हारमोनियम की तरह वर्क करती है, अलग अलग कंपन करती है। आवाज के तरंगों को किसी एक आवृत्ति से एक पट्टी कंपन करती है, दूसरी दिमाग
इसे खास तौर पे स्वर को समझता और सुनता है। तीसरा है आंतरिक कान में मौजूद केशनुमा, मैंने आपको बताया ना हेयरिंग सेल्स होती हैं, वो केशनुमा जो संरचना होती है वो उसे साउंड को वाइब्रेट करती है और सुनने योग्य बना करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। आंतरिक कान से आने वाले संकेत हमारे एट्थ क्रेनियल नर्व्स के द्वारा दिमाग तक पहुंचा जाते हैं। हमारे ब्रेन, हमारे इनर ईयर में क्या होता है, एट्थ क्रेनियल नर्व्स होती है जो हमारे ब्रेन तक साउंड को पहुंचाती है कि आखिर हमने सुना क्या। मैंने आपको पहले भी कई अपने क्लासेस में बताया होगा कि हमारे ब्रेन में दो महत्वपूर्ण ऐसे पार्ट होते हैं, वर्निक एंड ब्रोका एरिया। वर्निक एरिया क्या करता है, साउंड्स को सुनता है कि मैंने सुना क्या, और ब्रोका एरिया साउंड्स को उत्तर देता है कि आखिर मैंने सुना क्या और मुझे बोलना क्या है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम होती है तो बच्चा ना तो सुन पाएगा ना ही उस सुनी हुई बात का जवाब दे पाएगा। यहाँ हमारा आपका इनर ईयर का बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है, आप लोग समझ सकते हो। ये हमारा कोकलिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोकलिया। इसका स्ट्रक्चर आपको देख रहा होगा, घोगे जैसा है। पाइला देखा है ना आप लोगों ने, स्नैल शंख स्नैल शेप्ड होता है। उसी तरह से यहां से देखिए एक नर्व गई हुई है, इसे हम एट्थ क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। एट्थ क्रेनियल नर्व क्या है, हमारे इनर ईयर को ब्रेन तक अटैच करती है। जब मैं आगे आपको स्पीच चेन वगैरह पढ़ाऊंगी तो मैं अच्छे से डिटेल में उसको आपको समझाऊंगी कि आखिर हम सुनते कैसे हैं और जवाब कैसे देते हैं किसी चीज का कि मैंने सुना क्या। ठीक है, ये तो आपका इनर ईयर का फिगर है, बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है कैसे वाइब्रेशन मैलियस इनकस में गया, उसके बाद ये हमारे कुछ ये स्ट्रक्चर हुआ है आपका, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये क्या हुआ, ट्रांसमिट करता है साउंड को कोक्लिया में। कोक्लिया क्या करती है, एट्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज को ट्रांसमिट करती है। ये देखिए, यहाँ फिगर में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है जो यहाँ से निकली हुई है। कोक्लिया ये है जो आपका स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये ट्यूब जो है स्टिका चेन ट्यूब, स्टिका चेन ट्यूब क्या करती है, हमारे ब्रेन तक सॉरी हमारे स्टिका चेन ट्यूब क्या करती है, हमारे मिडिल ईयर को हमारे गले से जोड़ती है। ये ट्यूब जो जा रही है मिडिल ईयर का, देखिए यहाँ पे स्पेस है ना, ये स्पेस जो खुल रहा है जाकर आपके नेक में, गले में। जब हम कुछ खाते हैं तो ये क्या होता है, स्टिका चेन ट्यूब खुल जाती है, और जब हम कुछ नहीं खाते हैं या बोलते हैं तो स्टिका चेन ट्यूब बंद रहती है। तो ये स्नैपशॉट जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो कोक्लिया है। उसके बाद जो हमारी है यहाँ पर एट्थ क्रेनियल नर्व जो हमारे ब्रेन तक को जोड़ती है ये इनर ईयर से, और ये है स्ट्रक्चर आपका वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। यहाँ पर हम छोटा सा स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारे मिडिल ईयर का, ईयर ड्रम है। आप यहाँ पर मैलियस ये स्ट्रक्चर है, ये स्टेपेज है, इनकस ये स्टेपेज। आई थिंक फिगर देखकर आपको काफी अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोगों ने ईयर की एनाटॉमी यहाँ पढ़ी, फिजियोलॉजी भी पढ़ी, साथ में ईयर की एनाटॉमी कैसी होती है, क्या क्या होता है उसमें, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, हम हमारे कान क्यों महत्वपूर्ण है, उनका कार्य कैसे है, संरचना कैसी है। तो ये सब चीजें आज हम लोगों ने अध्ययन की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुरंत फाइंड आउट कर लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ओपन कहाँ नहीं हो रहा है,
आइए हम लोग टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है? ऑप्शन नंबर 1 कान का पर्दा, ऑप्शन नंबर 2 पिन्ना, ऑप्शन नंबर 3 कोक्लिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका अर्धवृत्ताकार नलिका। हमारे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिन्ना। हमारे कान का जो विजुअल पार्ट है पिन्ना, वही ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कंपन करता है? यहाँ पहला ऑप्शन है हमारा कोक्लिया, दूसरा ऑप्शन है कान का पर्दा, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्टिका चेन ट्यूब और चौथा ऑप्शन है ऑसिकल्स। कान का कौन सा हिस्सा ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कंपन करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है, ऑसिकल्स बोन। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पढ़ेंगे, कोक्लिया का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हमारा आउटर ईयर काम करता है। शरीर को स्थिति को संतुलित करना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सेमी सर्कुलर कैनाल करता है। ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि कंपन के तंत्रिका संकेतों को बदलना और कान में दबाव को संतुलित करना। इसका कोक्लिया का मुख्य कार्य है ध्वनि कंपन को तंत्रिकाओं संकेतों में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान में के निम्नलिखित में से किस भाग का कार्य संतुलन बनाना है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इस टॉपिक पे। कोक्लिया, अर्धवृत्त नलिकाएं और कान की नली और कान का पर्दा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन सी छोटी हड्डियां कंपन को कान के पर्दे से आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं? इसमें हमारा सब सही आंसर, पहला ऑप्शन है उपास्थि, दूसरा ऑप्शन है ऑसिकल्स, तीसरा ऑप्शन है आपका स्टिका चेन ट्यूब और चौथा ऑप्शन है कोक्लिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑसिकल्स बोन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6, स्टिका चेन ट्यूब का कान में क्या कार्य है? स्टिका चेन ट्यूब ध्वनि आवृत्तियों को पहचानना, कान के दबाव को नियंत्रित करना, ध्वनि को मस्तिष्क तक पहुंचाना, ध्वनि तरंगों को पकड़ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंगों को तो हमारा आउटर ईयर पकड़ता है और ध्वनि मस्तिष्क तक तो हमारा इनर ईयर पहुंचाता है, जबकि स्टिका चेन ट्यूब कहाँ होती है? हमारे मिडिल ईयर में। कान के दबाव को नियंत्रित करना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को यहां पढ़ेंगे, कान के किस भाग को श्रवण नली के रूप में जाना जाता है? पिन्ना, कोक्लिया, कान की नली या कान का पर्दा? श्रवण नली के रूप में हम जानते हैं कान की नली, ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं कान के बाल कोशिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? कान की नली में, स्टिका चेन ट्यूब में, कोक्लिया में और पिन्ना में। कान की बाल कोशिकाएं स्थित होती हैं हमारे कोक्लिया में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है? पहला ऑप्शन है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, दूसरा है कोक्लिया, तीसरा है ऑसिकल्स और चौथा है आपका कान की नलियां। इसका सही आंसर होगा कोक्लिया। हमारे जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने का संकेत करता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी संरचना बाहरी कान को मध्य कान से अलग करती है? इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन है आपका स्टिका चेन ट्यूब, दूसरा है कोक्लिया, तीसरा है कान का पर्दा और चौथा है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। बिल्कुल नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कान का पर्दा। सुनने की क्षमता का प्रमुख कार्य क्या है? संतुलन बनाए रखना, ध्वनि को समझना या संवाद, शारीरिक गतिविधि में सुधार, केवल संगीत सुनना? नहीं, ध्वनियों को समझना और संवाद करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, सुनने की क्षमता का उपयोग किसमें सहायक है? शारीरिक ऊर्जा में, संवाद एवं सामाजिक संपर्क में, केवल खाने में या केवल नींद में? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है,
संवाद और सामाजिक संपर्क में। ध्वनि पहचानने की क्षमता का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए केवल संगीत का आनंद लेना, ऑप्शन नंबर बी खतरे को पहचानना, ऑप्शन नंबर सी वस्त्र का चुनाव, रंगों का, ऑप्शन नंबर डी रंगों का देखना, बिल्कुल नहीं, खतरे की पहचान करना। सुनने की क्षमता किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में सहायक है? लिखित संचार में, श्रवण और मौखिक संचार में, केवल भौतिक संचार में या दृश्य संचार में? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रवण और मौखिक संचार में। सुनने की क्षमता का विकास किन चीजों को समझने में सहायक होता है? वनस्पति और जीव को, भाषा और भावनाओं को, रंग और गंध को, केवल लेखन शैली को? नहीं, बी इज द राइट आंसर, भाषा और भावनाओं में। सीखने की क्षमता के अभाव में व्यक्ति पर कौन सा प्रभाव पड़ सकता है? मानसिक तनाव, अधिक ऊर्जा, बेहतर सामाजिक संबंध, अधिक आत्मविश्वास? सीखने की क्षमता के अभाव में व्यक्ति पर कौन सा प्रभाव पड़ सकता है? मानसिक तनाव। ऑप्शन नंबर ए। सुनना क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है यह संगीत का एकमात्र स्रोत है, दूसरा है यह समाज के संवाद एवं सहानुभूति बढ़ाता है, यह मस्तिष्क को आराम देता है, यह केवल देखने योग्य। इसका सही आंसर होगा यह समाज में संवाद एवं सहानुभूति बढ़ाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, सुनने की क्षमता किन क्षमताओं में सुधार की सहायक है? दृश्य क्षमताओं में, विश्लेषण निर्णय लेने की क्षमताओं में, या रंग में, वजन बढ़ाने में? सुनने की क्षमता किन कार्यों में महत्वपूर्ण है? नहीं, इसका सही आंसर होगा आपको विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता में। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 19, सुनने की क्षमता किन कार्यों में महत्वपूर्ण है? पहला शारीरिक गतिविधियों में, दूसरा है शिक्षा में और पेशेवर, तीसरा है श्वसन में और भोजन पचाने में। सुनने की क्षमता हमारे शारीरिक, श्वसन, शिक्षा और पेशेवर कार्यों में महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सुनने की क्षमता का विकास क्यों आवश्यक है? ताकि वे अच्छे खिलाड़ी बन सके, भाषा विकास और सीखने के लिए, ज्यादा सोने के लिए, या ऊर्जा को बढ़ाने के लिए? बी इज द राइट आंसर, भाषा विकास और सीखने के लिए। हमारी आज की क्लास बस यही समाप्त होती है। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से एयर के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।